हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर से देखने जा रहे हैं 40 ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आय एवं व्यय खाते में ना ही सभी नगद पत्रिका को भुगतान लिखा जाता है, ना ही तमाम उधार पत्रिकाओं का भुगतान लिखा जाता है, ना ही नगद एवं उधार पत्रिकाओं का भुगतान लिखा जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही के बाद तैयार किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बोला गया है कि विशिष्ट दान क्या है। दोस्तों विशिष्ट दान को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, यानी पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता जो शुल्क है ये किस भाग में दिखाया जाता है। तो दोस्तों स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थिति विवरण के दायित्व भाग में आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 कहता है कि आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज कराने के लिए डॉट डॉट प्रकृति आवश्यक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल आयगत प्रकृति जो है वो लेन देन दर्ज कराने के लिए आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए, क्वेश्चन 6 कहता है प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो दोस्तों प्राप्ति और भुगतान खाता को हम लोग वास्तविक खाता के नाम से जानते हैं, यानी रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या हो जाएगा, तो वास्तविक खाता हो जाएगा, यानी रियल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि सचिव को मानदेय का भुगतान करता है। सचिव को मानदेय का भुगतान कौन करता है, तो आयगत व्यय करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आयगत व्यय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। दोस्तों एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का जो भुगतान होता है ना, वो व्यय कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। तो पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किसको दिखाया जाता है, तो चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में दिखाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 10 कहता है कि विशेष उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया गया दान क्या कहलाता है। तो विशेष उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो दान किया जाता है उस दान को एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाया जाना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 11 कहता है लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वैसी संस्था जो लाभ नहीं कमाना चाहती है, वैसे तमाम संस्थाओं को हम लोग समाज की सेवा करना के नाम से जानते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 कहता है कि पूंजी कोष की गणना की जाती है। यानी पूंजी कोष की जो गणना है ना, ये किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों संपत्ति दायित्व के माध्यम से ही पूंजी कोष की गणना की जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानतः दर्शाया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता को सामान्यतः पूंजी कोष के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी कैपिटल फंड के माध्यम से। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजी कोष। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। निम्नलिखित में से कौन ऐसी मद की प्राप्ति है
जो भुगतान खाते में जाएगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है इसकी मद की प्राप्ति भुगतान खाते में जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चंदा आय नहीं है, दान करना आय नहीं है और टिकट की बिक्री भी आय नहीं है। यहाँ पे दिया गया है एंडोमेंटेड निधि, यह जो है ये आय नहीं है। बाकी सब चंदा करना भी आय होता है, दान करना भी आय होता है और टिकट की बिक्री करना भी आय होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो सारांश है ना वो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ना ही इसका ऑप्शन ए सही है, ना ही बी है और ना ही इसका सी सही है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, यानी आय व्यय जो खाता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ए और बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी आय व्यय जो खाता है ना ये व्यापारिक संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है और गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा भी तैयार किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा रुपए यहाँ पे दिया गया है 1,80,000। वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000। वर्ष के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000। आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदा की राशि क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसको मैथमेटिक्स के फार्मूला के द्वारा इसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको जितने ही मैथमेटिक्स के तौर पे अकाउंटेंसी का जितने भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आएगा 1,90,000, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि देखिए 1,80,000 है, इसको कैलकुलेशन करके जब निकालिएगा ना तो आपका 1,90,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में व्यय आय पर अधिक को क्या कहा जाता है। तो इसे कौमी घाटा कहा जाता है, यानी डिफिसिट कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है यदि विशिष्ट कोष संधारित्र होता है, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। शेष व्यय को कैसे लिखा जाना चाहिए, तो आय व्यय खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है कि वर्ष के दौरान चंदा प्राप्त कर 50,000 रुपये, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000 रुपये, वर्ष के शुरुआत में अदत्त चंदा 6,000 रुपये, चंदों से प्राप्त शुद्ध आय कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्वेश्चन 21 का सही जवाब 52,000 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। दोस्तों आयगत प्रकृति की जितने भी मदें होती है ना ये तमाम मदें जो है वो आय व्यय खाते में दिखाई जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा को चिट्ठे में डॉट पक्ष में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक होती है तो शेष व्यय को किस में लिखा जाना चाहिए। तो जितने भी शेष व्यय बच जाएंगे उन तमाम व्ययों को आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 25 कहता है आय व व्यय खाता का कोष डॉट डॉट दर्शाता है। दोस्तों आय एवं व्यय खाता का जो कोष है ना ये किसको दर्शाता है, तो व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता को दर्शाता है। इसके बाद में अगला सवाल है कौन सा क्रम सही एवं उचित है। यह बिहार बोर्ड परीक्षा में 2018 में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों कौन सा क्रम सही तथा उचित है, तो देखिए रोकड़ बही, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं चिट्ठा, ये जो आपका ऑप्शन ए है ना ये सही है, यानी ये सही क्रमानुसार लिखा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए। क्वेश्चन 27 यहाँ पे कहता है वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को किसे मानना चाहिए, तो ये भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वसीयत को किसे मानना चाहिए, तो दायित्व को मानना चाहिए।
अगला सवाल कहता है आय व्यय खाता होता है, यानी आय व्यय का जो खाता होता है ये किस प्रकार का खाता होता है। तो ये खाता होता है नाम मात्र खाता। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नाम मात्र खाता। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 कहता है कि आय व्यय खाता बनाया जाता है, यानी आय व्यय का जो खाता होता है ये किस संस्था के द्वारा बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है लाभ ना कमाने वाली संस्था के माध्यम से, यानी सामाजिक संस्था के माध्यम से। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि अस्पष्ट कोई बात कुछ ना दिया गया हो तो प्रवेश जो शुल्क होता है, एंट्री जो फीस होता है, इसे कौन से आय माना जाता है। तो इसे रेवेन्यू इनकम माना जाता है, यानी आयगत आय माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए। 31 कहता है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ जो है ये किसे दिखाई जाती है। तो ये स्थिति विवरण के माध्यम से दिखाई जाती है, यानी क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए। क्वेश्चन 32 कहता है कि आदत चंदे को दिखाया जाता है। आदत जितने भी प्रकार के चंदे होते हैं इसको किस भाग में दिखाया जाता है। तो ये संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। यह बिहार बोर्ड परीक्षा 2013, 16, 18 तथा 20 में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम के लिए भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से देखिए, महाविद्यालय है ये भी लाभ ना कमाने वाली संस्था है, और खेल कूद क्लब भी ये लाभ ना कमाने वाली संस्था है, हॉस्पिटल भी है। लेकिन मारुति उद्योग देखिएगा ना, तो ये एक ऐसी संस्था है जो लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। मारुति उद्योग लाभ कमाती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 34 को देखिए। बोला गया एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या कहलाता है। एक संस्था द्वारा प्राप्त जो चंदा होता है इसे आयगत प्राप्ति कहते हैं, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी संस्था है। यहाँ पे चार संस्थाओं में से सबसे अलाभकारी संस्था जो है वो बिहार एकेडमिक परिषद है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार एकेडमिक काउंसिल, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार एकेडमिक परिषद। उसके बाद में है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क क्या कहलाती है। दोस्तों एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन जो सदस्यता शुल्क होता है इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, यानी पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। उसके बाद में है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग पूंजी निधि कहते हैं, यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए। क्वेश्चन 38 कहता है उपभोजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को क्या माना जाता है। दोस्तों उपभोजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को आयगत प्राप्तियाँ मानी जाती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्राप्तियाँ। उसके बाद में है कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पद चंदे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पद जो चंदे होते हैं ना, इसे हम लोग लिबरिटी कहते हैं, यानी दायित्व कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 से बोला गया है कि एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा क्या माना जाता है। कोई भी ऐसा स्कूल है जिसका वार्षिक महोत्सव जो मनाया जाता है, सालगिरह मनाया जाता है, उसमें जो चंदा इकट्ठा किया जाता है वो तमाम चंदा इकट्ठा जो करने की जो क्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, यानी कैपिटल रिसिप्ट करते हैं। अगला सवाल है आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाया जाता है। आय तथा व्यय का जो खाता होता है ये सामान्यतः अधिक या घाटा के रूप में दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक के बटा घाटा। उसके बाद में है कि पुराने अखबारों की बिक्री है। तो जितने भी पुराने अखबारों की बिक्री की जाती है ये तमाम बिक्रियों को हम लोग, ये तमाम सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आयगत प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, यानी आयगत प्राप्ति कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। यानी वैसे व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, जो व्यक्ति मर चुका है और उसके वसीयत से जो प्राप्त संपत्ति होती है
उस संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रिक्त वसीयत संपत्ति कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्त वसीयत संपत्ति। अगला सवाल है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है। तो दोस्तों प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ना, ये रोकड़ विवरण के रूप में होता है, यानी कैश स्टेटमेंट का रूप में होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन कर लिए हैं। तो देखिए स्कूल, अस्पताल और क्लब नहीं होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, साझेदारी फर्म जो है यह अलाभकारी संगठन नहीं है। साझेदारी फर्म लाभ कमाती है जबकि ये सब लाभ नहीं कमाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देख लिए हैं अकाउंटेंसी यानी लेखाशास्त्र का पहला चैप्टर गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बिहार बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी कॉमर्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये सभी सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं का आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का बारी बारी से सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सॉल्व मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और पिछले साल जितने भी एग्जाम पेपर में जो सवाल है क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से अब तमाम छात्रों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।